गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग देखते हैं क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज चैप्टर 7 हिस्ट्री। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज में इंडिया में कैसा चेंजेस आया, ब्रिटिश के अराइवल से पहले इसका पोजीशन क्या था और ब्रिटिश का अराइवल के बाद इसमें किस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस आया, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पैरा में हम लोग यही जानेंगे कि इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम से ही, दैट मीन्स अराउंड 5000 ईयर्स अगो, जो ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन था, उसी समय से इंडिया रिच थे क्राफ्ट में। दैट मीन्स हैंडमेड प्रोडक्ट, दैट मीन्स हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाने वाला पेंटिंग हो गया, और कारपेंटरी हुआ, टेलरिंग हुआ, वीविंग हुआ, और इस तरह से आपका स्कल्पचर्स वगैरह बनाना, ये सब में इंडिया जो है रिच थे हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही टाइम से। और इसी तरह सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे कि इंडिया क्राफ्ट में रिच क्यों था। तो इसका रीजन जो था, जेनरली इंडिया में क्राफ्ट्समैन और आर्टिसन जो थे, इन लोगों को सपोर्ट मिलता था, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता था इंडिया का रूलर्स से, चाहे मुगल पीरियड में हो और उससे पहले हो और मुगल के बाद हो। इंडिया का जितना भी रूलर्स वगैरह थे, लोकल रूलर्स, वो लोगों ने सपोर्ट किए क्राफ्ट्समैन को और आर्टिसन को, और इसी तरह से ये फ्लोरिश होने में ये कायम रहा, ठीक है, सक्सेस हुआ। और इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, अगर मुगल पीरियड का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्राफ्ट में इंडिया उस समय भी बहुत ही फ्लोरिश हुआ, बहुत ही डेवलप किया। तो उस समय मुगल पीरियड का अगर क्राफ्ट्स का बात करेंगे तो वीविंग हो गया, टेलरिंग हुआ, कारपेंट्री, दैट मीन्स लकड़ी का डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना, ठीक है। इसी तरह से मेटल वर्क हो गया, स्टोन का कटिंग करके स्कल्पचर्स या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना, पेंटिंग, ये सब में मुगल पीरियड में भी इंडिया बहुत ही फ्लोरिश किया। और इवन एम्परर अकबर जो है, ये इन्होंने एनकरेज किए सिल्क प्रोडक्शन को, और इसी का कारण है कि बंगाल जो है सिल्क प्रोडक्शन का एक मेन सेंटर बना। और इंडिया में अगर देखेंगे उस समय 150 से भी ज़्यादा वैरायटी का कॉटन का फैब्रिक बनता था। फैब्रिक कहने का मतलब, जैसे कि आप लोग एक दुकान में जाते हो तो शर्ट सीने के लिए पहले वहाँ से कपड़ा खरीद के लेके आते हो मीटर का हिसाब से, ठीक है। तो वो होगा एक, उसको कहते हैं फैब्रिक। अब उसको जब टेलरिंग करेंगे तो फिर एक ये गारमेंट बन जाता है। दैट मीन्स इंडिया में 150 से भी ज़्यादा वैरायटी का फैब्रिक उस समय बनता था। दैट मीन्स इंडिया टेक्सटाइल का प्रोडक्शन में भी रिच थे वर्ल्ड में। और ये जो प्रोडक्शन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन हुआ, क्राफ्ट्स वगैरह हुआ, जनरली क्या बड़े बड़े इंडस्ट्री में होते थे उस समय। तो डेफिनेटली उस समय इस तरह का इंडस्ट्री तो था ही नहीं, तो ज़्यादातर प्रोडक्शन जो होते थे घर में ही बनते थे, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल प्रोडक्शन घर में ही बनते थे। हाँ, कुछ रॉयल कारखानास वगैरह भी थे। रॉयल कारखाना कहने का मतलब उस समय का जो रूलर्स वगैरह जो थे, दैट मीन्स वहाँ पर रॉयल वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया है, उन लोगों द्वारा अपने से चलाया गया कुछ कारखाना वगैरह, फैक्ट्री वगैरह भी होते थे, जहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट का वहाँ पर प्रोडक्शन होते थे, जैसे कि ज्वेलरी हुआ, फर्नीचर हुआ। तो इस तरह का डिफरेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रॉयल कारखाना में भी हुआ करता था। और इसी तरह से अगर उस समय का बात करेंगे तो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम तो बाद में आया है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में बैंकिंग सिस्टम आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम जैसा काम करने वाला कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ऐसा नहीं है। इंडिया का अगर देखेंगे बैंकिंग नेटवर्क जगत सेठ का, तो ये जगत सेठ कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये मानिक चंद जो है जनरली एक मारवाड़ी जो फैमिली थे, तो इन लोगों द्वारा चलाया गया एक बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क को नाम दिया गया जगत सेठ। और इनका जो बैंकिंग नेटवर्क जो था, ये इंग्लैंड का कोई एक बैंक जो है उससे कम नहीं था। दैट मीन्स जगत सेठ ये एक बैंकर थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। और यहाँ पर इवन इतना कहा जाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे कि इंडिया में अपना रूल शुरू किए, तो उस समय फाइनेंशियली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करने वाले व्यक्ति भी जगत सेठ ही थे। दैट मीन्स इंडियन हिस्ट्री में इनको अच्छे नज़र से तो नहीं देखा जाता है, जैसे कि मीर जाफर के कारण ही
बंगाल जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले गए क्योंकि उन्होंने धोखा दिए। इसी तरह से जगत सेठ थे तो जरूर बड़ा बैंकर थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, बिजनेसमैन थे, फिर भी इन्होंने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किए। तो दैट मीन्स मीर जाफर का जो इंडिया में मीर जाफर का जो चेहरा को जिस तरह से इंडिया में देखा जाता है, इसी तरह से इनको भी देखा जाता है, एक ट्रेटर के रूप में, ठीक है, धोखेबाज के रूप में देखा जाता है। जो भी हो, तो बैंकर थे, बड़े बड़े बैंकर थे इंडिया में उस समय। और मुगल पीरियड में इंडिया से एक्सपोर्ट होता था डिफरेंट टाइप का टेक्सटाइल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज में। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लैंड का भी एरिस्टोक्रेट पीपल जो होगा वो लोग ज़्यादातर प्रीफर करते थे इंडियन टेक्सटाइल को ही। दैट मीन्स उन लोगों का टेबल पर होता था जनरली इंडियन क्लोथ, और इसी तरह से जो कॉटन वगैरह पर्दा वगैरह जो होता था वो भी जनरली इंडियन टेक्सटाइल का ही होता था। दैट मीन्स इंडिया से बना कपड़ा ही होता था। दैट मीन्स वर्ल्ड में रिनाउंड था इंडियन टेक्सटाइल, इसका डिजाइन के लिए, इसका क्वालिटी के लिए। और जैसे ही यहाँ पर एडवेंट होता है इंग्लिश का, दैट मीन्स इंग्लिश पीपल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इंडिया में आते हैं, तो यहाँ से शुरू होता है इंडिया का क्राफ्ट इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल। ठीक है, इंडिया का क्राफ्ट इंडस्ट्रीज का यहाँ पर डेथ बेल शुरू होता है, दैट मीन्स डाउनफॉल शुरू होता है इंडिया का क्राफ्ट इंडस्ट्रीज का ब्रिटिश का आने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि ब्रिटिश इंडिया में आते हैं तो मुगल एम्पायर जो है, मुगल एम्पेरर जो है, ये लोग वीक हो जाते हैं। दैट मीन्स इन लोगों का हाथ से पावर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चले जाते हैं। तो उसके बाद जितना भी इंडिया का क्राफ्ट पर्सन वगैरह जो थे, आर्टिसंस वगैरह जो थे, अब ये लोग माइग्रेट करने लगे बनारस में, लखनऊ में, झांसी में, ग्वालियर में। दैट मीन्स और जगह जहाँ छोटा छोटा लोकल रूलर्स वगैरह जो होंगे, और लोकल रूलर्स वगैरह इन लोगों को कुछ सपोर्ट करते थे, तो उस एरिया में ये लोग इस तरह से मूव किए, माइग्रेट करने लगे। ठीक है, तो माइग्रेट तो किए, जो भी हो ये लोग माइग्रेट तो किए, किंतु ज़्यादा दिन तक इस तरह से भी ये लोग सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद टोटल ही वो लोगों ने अपना कंट्रोल में लिए थे और इस तरह से इंडस्ट्रियल सिस्टम वो लोग ने इस्टाब्लिश किए। तो ये हम लोग अब ब्रिटिश का अराइवल का जो हिस्ट्री जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग देखते हैं क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज चैप्टर 7 हिस्ट्री का पार्ट 2, और यहाँ पर टॉपिक है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोपियंस लोग इंडिया में कैसे आए और उसके बाद ये लोगों ने इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम को किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यूरोपियन लोगों में से इंडिया में आने वाले फर्स्ट व्यक्ति कौन थे। तो वास्को ड गामा, ही वाज वास्को ड गामा। और वास्को ड गामा ये एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। पोर्टुगीज लोग प्रेजेंट डे का पोर्टुगल जो एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ से आए थे वास्को ड गामा, और वो थे एक एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब खोजकर्ता। दैट मीन्स इन्होंने ही इंडिया आने का सी रूट, दैट मीन्स यूरोप से इंडिया आने का सी रूट फर्स्ट डिस्कवर किए। और उसके बाद पोर्टुगीज लोगों का ट्रेडिंग स्टार्ट होता है इंडिया में, और ये लोगों ने जनरली जो ट्रेड किए, ट्रेडिंग आइटम्स था वो था आपका स्पाइसेस, दैट मीन्स मसाला, और इसी तरह से टेक्सटाइल में कॉटन था, सिल्क था, और इसी तरह से टी, ये डिफरेंट प्रोडक्ट पर ये लोगों ने ट्रेडिंग किए। तो जैसे ही पोर्टुगीज लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट किए और देखा बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने कि पोर्टुगीज लोग यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यहाँ तो खजाना पड़ा हुआ है, तो बाकी यूरोपियन लोगों का भी लार टपकने लगे। दैट मीन्स वो लोग भी क्यों पीछे रहेंगे। तो इसीलिए अब फिर पोर्टुगीज के बाद इंडिया में आते हैं डच लोग। डच प्रेजेंट डे का नीदरलैंड एक कंट्री है, जनरली प्रेजेंट डे का नीदरलैंड एरिया को कवर करते हैं ज़्यादातर। तो डच लोग इसी तरह से इंडिया में आते हैं, और डच लोगों ने भी इंडिया में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए, और करेगा भी क्यों नहीं, ये लोग पीछे क्यों रहेंगे, प्रॉफिट सब अर्न कर रहे हैं, हम लोग क्यों पीछे रहेंगे। तो डच लोग इंडिया में आते हैं, तो डच लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए स्पाइसेस पर, टेक्सटाइल पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पोर्टुगीज लोग कर रहे थे, उसी तरह से ये लोगों ने भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए। और डच लोगों
जनरली अगर इंडिया में देखेंगे तो डच लोगों ने इंडिया से टेक्सटाइल लेके जाते थे, क्योंकि उस समय इंडियन टेक्सटाइल जो है वर्ल्ड में ही रिनाउंड थे, इसका डिमांड था। तो डच लोगों ने यहाँ से टेक्सटाइल लेकर के जाते थे और इस तरह से ये लोगों ने स्पाइस आइलैंड प्रेजेंट डे का इंडोनेशिया भी पड़ता है, तो उस स्पाइस आइलैंड में लोग टेक्सटाइल वगैरह वहाँ पर लेके जाते थे और इस तरह से वहाँ से फिर स्पाइसेस वगैरह खरीदते थे। दैट मीन्स इंडिया में भी ये लोगों ने वहाँ से भी स्पाइसेस वगैरह लेके आते थे और इंडिया में भी ऐसे अगर देखेंगे तो स्पाइसेस का प्रोडक्शन इंडिया में भी पहले से होता ही था। तो ये लोगों ने भी ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिए अपने ट्रेडिंग आइटम में स्पाइसेस का और इस तरह से टेक्सटाइल का। तो इस तरह से डच लोग भी इंडिया का जो ट्रेड जो है इंडिया में ट्रेड करके अपना जो फॉर्च्यून जो है उसको चमकाने का ये लोगों ने कोशिश किए। तो अब यहाँ पर पोर्टुगीज आए, डच आए, तो इंग्लिश लोग पीछे क्यों रहेंगे? तो इंग्लिश गधी लोग भी यहाँ पर आने के लिए अब पूरी तरह से जोर लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर अब हम लोग देखेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट शिप जो है इंडिया का सूरत प्रेजेंट डे का गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर पहुँचते हैं आपका 1608 में। और ये लोग ब्रिटिश एम्बेसडर जो है, इन लोगों का एक एम्बेसडर जो है, ठीक है, राजदूत जो है थॉमस रो, इन्होंने परमिशन लेते हैं मुगल एम्पेरर जहांगीर से। और जहांगीर को क्या पता कि परमिशन जिनको दे रहे हैं वही इनका बाप बन के निकलेगा। और ये लोगों को परमिशन दिया गया ट्रेडिंग करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मुगल एम्पायर जहांगीर ने इनको परमिशन दिया गया। और 1612 का अराउंड में सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री भी सेटअप किया और इस तरह से यहाँ पर फिर से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना जो नसीब है उसका चमकाने के लिए ये लोग भी अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इसी तरह से बिगिनिंग में जब ट्रेड था तो वही था जो पोर्टुगीज ने किया, जो डच ने किया, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह है, ठीक है, टेक्सटाइल है। और यहाँ पर अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, डच भी है और इसी तरह से फ्रेंच भी है। तो यहाँ शुरू हो जाता है आपका कुत्ता और बिल्ली का लड़ाई। दैट मीन्स यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश और यहाँ पर फ्रेंच और डच, ये आपस में ये लोग का कंपटीशन होते हैं कि इंडिया में ट्रेडिंग में कौन आपका यहाँ पर सबसे पावरफुल बनेंगे। तो साथ देते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उसका नसीब, जैसे कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये सक्सेसफुल होकर के निकलते हैं और पोर्टुगीज लोगों को डिफीट करने के बाद यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरी तरह से इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम में अपना कंट्रोल करते हैं। और ये लोगों का जो व्यापार में, जैसे कि आपको बता दिए, ज़्यादातर वही था, इंडिगो था जो कलर का रूप में यूज़ करते हैं कपड़े में, ठीक है, टेक्सटाइल में कॉटन एंड सिल्क था, स्पाइसेस था, यही ये लोग भी ट्रेडिंग करते थे। हाँ, और इसी तरह से आप इंग्लैंड में अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी होते, दैट मीन्स ये लोगों का नसीब ने भी साथ दिया और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी स्टार्ट होते। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे स्टार्ट होते हैं तो पहले जनरली हैंडमेड प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस मिलता था, हैंडमेड प्रोडक्ट ही पूरा वर्ल्ड का मार्केट को कैप्चर करके रखे थे। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे शुरू होते हैं तो मशीन मेड प्रोडक्ट वहाँ पर इंग्लैंड से शुरू होता है, मशीन से कपड़ा वगैरह बनना शुरू होते हैं। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो शुरू होते हैं ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और ब्रिटेन के लिए तो ये एक बहुत बड़ा एक तोहफा, एक भगवान का वरदान का रूप में आते हैं। और इंडियंस लोगों के लिए अगर बात करेंगे, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए अगर बात करेंगे तो ये एक कर्स, एक श्राप साबित होकर के आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आप ट्रेडिंग कर रहे और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी शुरू हुआ। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, अब इंग्लैंड में ही मशीन के जरिए टेक्सटाइल वगैरह बनना शुरू हो गया। तो मशीन के जरिए इंग्लैंड में अगर टेक्सटाइल बनने शुरू हो गए तो वो लोग अपना प्रोडक्ट बिक्री करेंगे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में। दैट मीन्स इन लोगों को अपना ही मार्केट चाहिए। तो इंडियन टेक्सटाइल जो इंडिया से इंपोर्ट होकर के इंग्लैंड जाता था तो उससे इन लोगों को अब जेलसी होने लगे।
दैट मीन्स ये एक इंडियन टेक्सटाइल जो उन लोगों को एक कम्पीट कर रहा था, उन लोगों का बिजनेस में बाधा डाल रहा था। तो ये लोगों ने एक चतुर चाल चल दिए और इस तरह से इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट में ये जितना भी ये मर्चेंट्स वगैरह है, ये ट्रेडर्स वगैरह जो है, ये इंग्लिश ट्रेडर्स है, ये लोगों ने प्रेशराइज किया और इंग्लैंड का पार्लियामेंट में एक कानून पास हो गए और कानून पास कराया और उस कानून का नाम है आपका कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट 1720 में पास हुआ और इस कैलिको एक्ट पास कराने का जो मेन मकसद था कि इंडिया से जो भी टेक्सटाइल इंपोर्ट होकर के इंग्लैंड जाते उसको बैन कराया जाए। दैट मीन्स इंडियन टेक्सटाइल का मार्केट इंग्लैंड में न हो और इस तरह से इंडियन टेक्सटाइल जो भी इंपोर्ट होकर के इंग्लैंड जाता था उस पर हेवी टैक्स वगैरह इम्पोज किया ताकि उसका दाम ज़्यादा हो तो लोग न खरीदे। तो इस तरह से ये लोगों ने एक चतुर चाल चलने की कोशिश किए और वो लोग सक्सेस भी हो गए और कैलिको एक्ट भी पास हुआ। और जैसे कैलिको एक्ट पास हुआ तो अब यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो नसीब जो है यहाँ ख़राब होना अब स्टार्ट होता है। दैट मीन्स इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सप्लाई जो था इंग्लैंड का मार्केट में वो कम होने लगे। ऐसे तो नहीं कि ड्रास्टिकली सडनली वो कम हो गए, इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड अभी भी बहुत था इंग्लैंड में। ठीक है, जैसे कि अगर देखेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग भी करते थे उनमें से 80% तो कैलिको जो भी ट्रेड करते थे, ट्रेडिंग आइटम्स में से 80% तो कैलिको का ट्रेड होते थे। कैलिको क्या है? तो कैलिको कॉटन टेक्सटाइल है। पोर्टुगीज लोग कॉटन टेक्सटाइल को, कॉटन का फैब्रिक को कैलिको कहते थे। वही था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी मेन ट्रेडिंग आइटम। बट स्लोली उन लोगों को नसीब ने भी साथ दिया, यही कहते हैं हम लोग। ठीक है, या तो आप लोग यही कह सकते हैं कि जिसका लाठी उसका भेष, उसका पास पावर था। तो यही चीज़ हो गया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके इंग्लैंड में इंडियन टेक्सटाइल का डिमांड होते हुए भी वो लोगों ने अपना जो मार्केट जो है इंडियन टेक्सटाइल का मार्केट है अपना कैप्चर में ले लिए और पूरा वर्ल्ड में इस तरह से इंग्लैंड में बना हुआ मशीन में टेक्सटाइल का सप्लाई होने लगे और धीरे धीरे करके इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डाउनफॉल स्टार्ट हो गए। ओके, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे बाद पढ़ेंगे। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज का पार्ट 3 और यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉपिक जो है न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। और इस टॉपिक पर हम लोग जनरली पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में बिगिनिंग में प्रोडक्शन कैसे होता था और बाद में प्रोडक्शन का प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आया। तो बिगिनिंग में इंग्लैंड में जो प्रोडक्शन होता था टोटली एंटायरली ट्रेड गिल्ड के द्वारा कंट्रोल करके रखा था। ट्रेड गिल्ड कहने का मतलब क्राफ्ट्समैन हुआ, आर्टिशन हुआ, इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन होता था, इन लोगों का संगठन जो होते थे वही टोटल प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखे थे और सप्लाई को भी यही लोग टोटली कंट्रोल करके रखे थे। दैट मीन्स नए लोगों के लिए जनरली वहाँ कोई चांस नहीं था। किंतु समय का साथ साथ लोगों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ा, तो उस बढ़ते डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन में एक नया सिस्टम आया और उस सिस्टम का नाम है डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। और डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में अब प्रोडक्शन होने लगे घर घर में। दैट मीन्स मर्चेंट्स लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे घर घर में और घर घर में प्रोडक्शन होता था और उसके बाद मर्चेंट्स लोग उस प्रोडक्ट को फिर कलेक्ट करते थे और मार्केट में फिर सेल करते थे। इस तरह से डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन होता है। और डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन भी समय का साथ साथ लोगों का डिमांड और बढ़ने के कारण ये वो डिमांड को, बढ़ते डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए, तो फिर एक नया सिस्टम आते हैं, वो है फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स कहते ही है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दैट मीन्स जहाँ चाहा वहाँ रहा। दैट मीन्स अब ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा क्योंकि डिमांड बढ़ा है, तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ये लोगों ने एक नया तरीका ढूंढे। दैट मीन्स यहाँ पर आप नया मशीन का इन्वेंशन हुआ, जैसे कि स्पाइनिंग जेनी हो गया, स्टीम इंजन हो गया, वाफ के द्वारा चलने वाला मशीन हुआ, वाटर फ्रेम हुआ, वाटर के द्वारा चलने वाला मशीन, कॉटन जीन हुआ। दैट मीन्स कॉटन का सीड जो है उससे कॉटन को सेपरेट करने वाला मशीन,
पावर लूम हुआ, दैट मीन्स पावर के द्वारा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का द्वारा चलने वाला मशीन। इस तरह से नया नया मशीन का इन्वेंशन हुआ और इस तरह से न्यू न्यू इन्वेंटेड मशीन के द्वारा एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक बिग बिल्डिंग में जब प्रोडक्शन होने लगे, इस सिस्टम को कहते फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। और इस फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कैपिटलिस्ट लोग। कैपिटलिस्ट लोग कहने का मतलब, और फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में मशीन के जरिए प्रोडक्शन हो रहा है, तो मशीन के जरिए प्रोडक्शन हो रहा है, तो मशीन किनका पास होगा? जिनका पास पैसा होगा। तो जिनका पास पैसा होगा वो मशीन खरीदेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, दैट मीन्स कैपिटलिस्ट लोगों का कंट्रोल रहा प्रोडक्शन में। ये लोग वर्कर्स वगैरह को वेजेस देते थे, इस तरह से प्रोडक्शन कराते थे। ओके, तो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से इंट्रोडक्शन होते। और अब फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जैसे स्टार्ट होते हैं तो मशीन के जरिए प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। अब मशीन के जरिए प्रोडक्शन जैसे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके मशीन का जो संख्या इतना बढ़ गया, मशीन का क्रेज इतना बढ़ गया और इस तरह से प्रोडक्शन भी इतना मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया। दैट मीन्स प्रोडक्शन का क्षेत्र में एक न्यू क्रांति आया, नया बड़ा चेंजेस आया। दैट मीन्स एक बिग रिवोल्यूशन आया। कहने का मतलब यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है इंग्लैंड में 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी को। दैट मीन्स लेट 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में मशीन का इतना क्रेज बढ़ जाता है और प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होता है। दैट मीन्स प्रोडक्शन का क्षेत्र में एक नया क्रांति आता है, दैट मीन्स रिवोल्यूशन आता है। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है लेट 18th सेंचुरी में, और ये होता है इंग्लैंड से। अब जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहां स्टार्ट होता है तो इसका जो इफेक्ट अगर देखेंगे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल अब यहाँ हवा में तो नहीं मिलता है ना। तो रॉ मटेरियल के लिए इन लोगों को नया नया कंट्री, नया नया एरिया में कैप्चर करना पड़ा। दैट मीन्स कॉलोनाइज करना पड़ा, और उसका शिकार हुआ इंडिया, उसका शिकार हुआ अफ्रीका, और वे ऐसा गरीब गरीब कंट्री जो है वो कॉलोनाइज हुआ ये इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज का अंडर में। ठीक है, ताकि ये लोग रॉ मटेरियल उन लोगों को सप्लाई कर पाए और ये लोग अपना प्रोडक्ट्स को भी सेल कर पाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा गरीब कंट्री कॉलोनाइज हुआ और यहाँ पर कंपटीशन भी अब बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज में, जैसे कि इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, ठीक है, और जापान हुआ। इन लोगों में अब कंपटीशन भी बढ़ा कि कौन कितना मार्केट को कैप्चर करेंगे और कौन कितना एरिया को कैप्चर करेंगे। दैट मीन्स किसका कितना ज्यादा टेरिटोरी होगा। दैट मीन्स इंपेरियलिज्म, दैट मीन्स साम्राज्यवाद, अपना साम्राज्य बढ़ाने का होड़ भी चला। ठीक है, तो यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ही कॉलोनाइजेशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ही इंपेरियलिज्म का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और ये हम लोग के लिए अच्छा तो कभी भी है ही नहीं। तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन इंडस्ट्रीज पर। और दूसरा वर्ड में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट कैसा पड़ा इंडियन इंडस्ट्रीज पर। इसका इम्पैक्ट क्या नेगेटिव था या पॉजिटिव था? डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा। ओके, अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण प्रोडक्शन होने लगे मशीन के जरिए। तो मशीन के जरिए जब प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर कॉस्ट कम पड़ रहा है ना, लेबर कॉस्ट कम पड़ रहा है तो मशीन के द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ जो प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ता होता था। और इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते थे वो हैंडीक्राफ्ट होते थे, हाथ से बनते थे, तो लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ता था। तो लेबर कॉस्ट ज्यादा पड़ता था तो हम लोगों को ज्यादा दाम में उसको बिक्री करना होता था, तो ये कॉस्टली होते थे। इसीलिए इंडियन हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो है इन लोगों को एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। दैट मीन्स इन लोगों का प्रोडक्ट्स का अब डिमांड कमने लगे, नंबर 1 तो। और नंबर 2 यहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने एक चाल चली। दैट मीन्स ये लोग शतरंज का चाल चलने में माहिर थे ही। जनरली इंडिया में तो मोरल साइंस पढ़ाया जाता है, किस तरह से अच्छे आदमी बने, किस तरह से चीटर न बने। और कभी कभी ऐसा भी लगता है हम लोग की मोरल साइंस के जगह चतुराई साइंस पढ़ाना चाहिए इंडिया में, ब्रिटिश का जैसा, है कि नहीं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि इंडिया में नंबर 1 तो मशीन मेड गुड्स
वो चीप होते थे, सस्ता होते थे कहने का मतलब, और इंडिया का हैंडमेड प्रोडक्ट्स महंगा होते थे, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मार्केट डाउनफॉल हुआ। दूसरे लोग ने शतरंज का चाल क्या चले कि इंडिया का प्रोडक्ट जैसे ही इंग्लैंड का मार्केट में एंटर करते थे उस पर हेवी टैक्स वगैरह इम्पोज किया ताकि इंडियन प्रोडक्ट और महंगा हो और लोग खरीदे ही नहीं। और इस तरह से इंग्लैंड से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आते थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। ऐसे वो मशीन मेड प्रोडक्ट चीप था और उसमें भी टैक्स नहीं है तो और चीप बना। तो इस तरह से ये लोगों ने पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर करने का काम किया। ठीक है, और इसका और भी इफेक्ट है आपका, जैसे कि आपका इंडिया का बहुत सारा जो हैंडीक्राफ्ट का सेंटर्स वगैरह जो है, इंडिया का बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट का सेंटर्स वगैरह हो गया, जैसे कि मुर्शिदाबाद हुआ, ढाका हुआ, इस तरह का बहुत सारा आपका जो सेंटर से, अर्बन एरिया से जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था, वो एरिया में अब लोगों को काम नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट तो बिक्री हो नहीं रहा है। तो अब लोग क्या करेंगे, तो धीरे धीरे करके शहर एरिया छोड़ करके लोग फिर गांव के तरफ वापस आने लगे, दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स वो जो हैंडीक्राफ्ट का सेंटर्स वगैरह डीअर्बनाइज हुए, डीपॉपुलेटेड हुए। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को एक गाना याद आता है, हमको गाना याद आता है, वो है आपका, वो आंखों से कितना मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। दैट मीन्स जो इंग्लिश लोग जो थे बिगिनिंग में, जिन लोगों ने जहांगीर से परमिशन लेकर के बिजनेस स्टार्ट किए, अब क्या से क्या हो गए वो लोग। और इस तरह से इंडियन लोग जो थे, पहले हम लोग सप्लायर थे टेक्सटाइल का, ठीक है, हम लोग सप्लायर थे फिनिश प्रोडक्ट का, और अब हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, दैट मीन्स रॉ कॉटन उन लोगों को देंगे और वो लोग टेक्सटाइल बनाएंगे, वो हम लोग को खरीदना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का एक इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर और एक कहानी आपको बता दूँ, जैसे कि अर्बन सेंटर्स वगैरह यहाँ पर डीअर्बनाइज हुआ, डीपॉपुलेटेड हुआ, तो लोग अब क्या करने लगे, दैट मीन्स जैसे ही हैंडीक्राफ्ट का डिमांड घट गया तो गांव के तरफ आया। दैट मीन्स जान बचे तो लाख पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो अब आकर के इंडियंस लोग फिर हैंडी क्राफ्ट सेंटर्स में काम करने वाले लोग जो है, क्राफ्ट्समैन है, ऑडिशन से फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में आए और फिर पुराना धंधा अपना वही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह करने लगी। तो आज के लिए इतना ही है, जान बची तो लाख पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश रूल, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश रूल का टाइम में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंडीशन कैसा रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जनरली हैंडमेड टेक्सटाइल बनाते थे, और ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मशीन मेड टेक्सटाइल होता था। तो मशीन मेड टेक्सटाइल जो है वो सस्ता होता था क्योंकि लेबर कॉस्ट कम पड़ता था, और हैंडमेड टेक्सटाइल जो है लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ने के कारण ये कॉस्टली होता था। इसीलिए ज़्यादातर लोग मशीन मेड टेक्सटाइल को खरीदना पसंद करते थे, और इंडिया में भी इंडियंस लोग भी ज़्यादातर उसी मशीन मेड टेक्सटाइल को ही खरीदने लगे। तो यहाँ पर अगर इंडियंस लोग उस बात को समझते कि ब्रिटिश लोग इंडियन मार्केट को किस तरह से कैप्चर कर रहे, इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से कंट्रोल कर रहे, लोग समझते, लोग कुछ थोड़ा पैसा ज़्यादा ही देकर इंडियन टेक्सटाइल को खरीदते, तो शायद इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल का उतना बुरा हालत न होता। किंतु इतना समझदारी इंडियंस लोगों में कहाँ था। इसलिए यहाँ पर मुझे एक शायरी याद आता है, अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ठीक, और इसी तरह से ब्रिटिश लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल पर हेवी टैक्स भी इम्पोज किए। तो पहले से ये महंगा था ही, और हैवी टैक्स इम्पोज कर दिए तो ये और महंगा हो गया, तो अब खरीदेंगे कौन। इसी तरह से थर्ड स्टेप देखते हैं, तो
रॉ मटेरियल का जब बात करते हैं, इंडिया में भी थे वीवर्स लोग, दैट मीन्स कटन का कपड़ा बनाने वाले लोग। इन लोगों को भी कटन चाहिए था, दैट मीन्स रॉ मटेरियल चाहिए था कपड़ा बनाने के लिए, किंतु ब्रिटिश लोग यहाँ पर फोर्सफुली रॉ मटेरियल खरीद के लेके जाते थे। तो इसके कारण इंडियन वीवर्स लोगों को रॉ मटेरियल ही नहीं मिला। तो रॉ मटेरियल ही नहीं मिला तो अब ये लोग कपड़ा कैसे बनाएंगे? तो ये लोग भी जबलीस बन गए। ठीक है, इस तरह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए थे इंग्लिश लोगों ने। ठीक है, और बाय 1830 आते आते इंडिया का जो मार्केट जो है पूरी तरह से इंग्लिश कॉटन टेक्सटाइल ने भर गए। दैट मीन्स पूरा इंडिया का जो मार्केट जो है, जो ब्रिटेन में बना हुआ मशीन मेड टेक्सटाइल ने पूरी तरह से मार्केट कैप्चर कर दिए। फिर भी हम भी उतना कमजोर कहाँ थे, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी उतना कमजोर कहाँ थे। फिर भी हम लोग भी अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस को कंटिन्यू रखें और 1900 तक अगर हम लोग देखेंगे, बाय 1900 मोर देन 80 इंडिजिनियस कॉटन टेक्सटाइल इंडिया में थे। इस तरह का जो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल है 1980 तक हम लोगों के पास ऐसा 80 बड़े बड़े इंडिजिनियस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे और ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे थे लोकल लोगों का डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी, और इसी तरह से हम लोग चाइना को भी सप्लाई कर रहे थे। और 1914 में भी अगर देखेंगे तो 1914 में इंडिया वर्ल्ड में जो कॉटन टेक्सटाइल जो प्रोडक्शन करते उनमें से इंडिया भी एक लीडिंग कंट्रीज था। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग भी उतना आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं थे। ओके, ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। अब इंडिया में कॉटन मिल का बारे में अगर बात करें तो ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल में फर्स्ट कॉटन मिल जो इंडिया में स्टैब्लिश किए वो एक पारसी लोग थे, कवसजी नानाभाई डावर। इन्होंने कॉटन मिल स्टैब्लिश किए मुंबई में 1854 में, और इसके बाद जमशेदजी टाटा ने भी किए। तो ये लोग पारसी लोग थे। ठीक है, ये लोग इंडिया में जनरली माइनॉरिटी में है, ये लोग का संख्या बहुत कम है, किंतु ज्यादातर ही ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट है। चाहे टाटा हो चाहे यहाँ पर आपका नाना भाई डावर हो, ये दोनों ही पारसी लोग थे। ये लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप किए और ज्यादातर ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट लोग है, संख्या में कम है किंतु माइंड में ये लोग तेज है, इंटेलेक्चुअल है। और ये लोग के ने ही आपका इंडिया में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप किए थे 1854 में। ओके, और इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या होता है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। जनरली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर इफेक्ट देखेंगे पूरा वर्ल्ड में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण पूरा वर्ल्ड में नेगेटिविटी ही लाया है, पूरा वर्ल्ड में डिजास्टर ही लाया है। किंतु अगर इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, ये दोनों ही को फायदा पहुंचा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण नुकसान तो सबको हुआ है, किंतु अगर कोई एक ऐसा सेक्टर जिसको फायदा मिला है तो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंडिया का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिनको फायदा मिला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। और कैसे? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया में ब्रिटेन से टेक्सटाइल सप्लाई नहीं हो पाए, तो इंडिया का यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ गया टेक्सटाइल का, और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह प्रोडक्शन करने लगे। और वार को नीड को फुलफिल करने के लिए इंग्लैंड भी इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह जो है उन लोगों को डिमांड देने लगे मोर एंड मोर कॉटन का टेक्सटाइल प्रोडक्शन करे। तो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री राइज अप हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दैट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक वरदान साबित होता है। ठीक है, और उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिर से राइज अप करते हैं। और यहाँ पर और एक चीज जुड़ जाता है, स्वदेशी मूवमेंट। दैट मीन्स इंडियन लोगों का भी दिमाग का ढक्कन खुल जाते हैं। दैट मीन्स अब इंडियन लोगों भी स्वदेशी प्रोडक्ट को, इंडिया में बना हुआ प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और स्वदेशी मूवमेंट जैसे राइज करते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते। इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फिर से राइज अप होते। तो आज के लिए इतना ही।
और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आ केस स्टडी। सो यहाँ पर आपको बता दूं कि आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में एंशियंट टाइम से ही होता था। दैट मीन्स प्रेजेंट डे में लार्ज स्केल में जो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है उस तरह का तो उस समय नहीं था, किंतु प्रोडक्शन होता था। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है उच स्टील, जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का स्टील जो है इंडिया का साउदर्न इंडिया में जनरली तमिलनाडु एरिया में प्रोडक्शन होता था। और कहता ये भी है कि मैसूर का शेर जिसको कहते हैं, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान, उनका जो तलवार जो था वो भी उच्च स्टील से बना था और ये इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का स्टील है। ठीक है। और ये आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट बनाने वाले लोग जो थे उस समय, उन लोगों को अगारिया कहते थे। अगारिया एक कम्युनिटी है। अगारिया कहा यह भी जाता है कि हिंदू रिलीजन का अकॉर्डिंग हिंदू में अग्नि को गॉड माना जाता है। और ये आयरन एंड स्टील पर काम करने वाले लोगों को भी अग्नि का जरूरत पड़ता है, आग का जरूरत पड़ता है आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने के लिए, मेल्टिंग करने के लिए। और कहने का मतलब ये लोग आग से ही यहाँ पर काम लेकर के इस तरह से आयरन ओर से आयरन बनाते हैं और स्टील बनाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों को आग पर ये लोग काम करते, इसीलिए भी इन लोगों को अगारिया कहते, ये भी कहा जाता है। तो जो भी कहे, अगारिया लोग जो है प्रेजेंट डे में अगर देखेंगे तो 1971 में इन लोगों का पॉपुलेशन 17,548, बस इतना ही था। ओके ओके। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश लोग जैसे इंडिया में आते हैं तो उस समय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है इंडिया में, उसका क्या हालत हुआ उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंडिया में जो आयरन स्मेल्टर्स लोग थे, दैट मीन्स आयरन पर काम करने वाले लोग, आयरन से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने वाले लोग जो थे, इन लोगों का लाइफ में किस तरह का चेंजेस आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंग्लिश लोगों ने इंडिया में फॉरेस्ट एक्ट पास कराया। तो जैसे ही फॉरेस्ट एक्ट पास कराया, फॉरेस्ट एक्ट पास कराने के बाद लोगों को जंगल में एंट्री मना था और सख्त मना था। तो लोग जंगल नहीं जा सकते थे। तो जंगल से लकड़ी हो और कोयला हो ये कलेक्ट नहीं कर सकते थे। जबकि स्मेल्टर्स लोगों के लिए, आयरन स्मेल्टर्स लोगों के लिए कोयला का जरूरी है, लकड़ी का जरूरी है। अब लकड़ी ही नहीं मिलेगा और जंगल ही नहीं जा सकते हैं, अब ये लोग किस तरह से अपना डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, एक बड़ा परेशानी था इन लोगों के लिए। और इसी तरह से ब्रिटिश लोगों ने आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट बाहर से भी मंगाने लगे। तो ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम। और इसी तरह से और तीसरा प्रॉब्लम जो है, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज किए ब्रिटिश लोगों ने जानबूझकर, ताकि ये लोग उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो इसीलिए ब्रिटिश का रूल में इंडिया में जो आयरन स्मेल्टर्स लोग जो है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चलाने वाले लोग जो है, इन लोगों को अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए लोग शहर की तरफ दूसरे काम ढूंढने के लिए चल पड़े। दैट मीन्स कहता यही है, जान बचे तो लाख पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। दैट मीन्स ये लोग बुद्धू तो थे नहीं, किंतु समय ने इन लोगों को ऐसा ही बना दिया। ठीक है। ओके। अब ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैट मीन्स इंडिया में जो प्रेजेंट में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, तो इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है इस पर डिस्कस करते। तो इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज स्केल में आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन होता है और
लार्ज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो सेटअप करते हैं वो थे आपका जमशेदजी टाटा। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चले तो जमशेदजी टाटा जो थे ये दोरबजी टाटा का एल्डेस्ट सन थे, और जैसे आप लोगों को पहले भी बताए होंगे शायद हमने, ये लोग पारसी लोग थे, और पारसी लोग इंडिया में बहुत ही कम है जनसंख्या में, किंतु ज्यादातर ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट ही है, जैसे कि टाटा ये पारसी है, ठीक है। और जमशेदजी टाटा जो है, ठीक है, और एक जियोलॉजिस्ट जो है, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ का बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स विल्ट और जमशेदजी टाटा, ये दो व्यक्ति ने मिल करके रिसर्च करते जनरली प्रेजेंट का छत्तीसगढ़ रीजन में, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता है कि उस एरिया में आयरन एंड स्टील का माइन वगैरह होगा, आयरन एंड स्टील वहां पर होंगे। और इसी तरह से जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं, और जिसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये जमशेदपुर में सेटअप करते हैं। जमशेदपुर का एक छोटा सा टाउन है साक्षी, उस टाउन का नाम है। प्रेजेंट में भी आप लोग जा करके वहां देख सकते हो, साक्षी जो टाउन है वहां पर ये लोगों ने फर्स्ट, ये लोगों मतलब जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वहां पर सेटअप करते हैं, और उस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। और प्रेजेंट डे में जो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर जो टाउन जो है, ये टाउन भी जमशेदजी टाटा का ही मेमोरी में एस्टैब्लिश किया गया एक टाउन है, ठीक है। अब हम लोग देखते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या होता है इंडिया का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जैसे कि आपको पहले भी कह दिए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज में इसका इफेक्ट जो रहा नेगेटिव ही रहा, किंतु इंडिया का केसेस में अगर हम लोग देखेंगे जनरली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट जो है यहाँ पर अच्छा ही रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में जितना भी रेलवे लाइंस वगैरह सेटअप कर रहे थे ब्रिटिश लोग इंडिया में, तो वो रेलवे लाइन को सेटअप करने के लिए आयरन एंड स्टील का जो जरूरत था, तो उन लोगों का अभी अब सप्लाई नहीं कर पाए वो लोग, क्योंकि वार टाइम में वो लोग बिजी थे। तो उन लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर दिए टिस्को को ही कि टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी उन लोगों का जो भी स्टील का रिक्वायरमेंट जो होगा वो फुलफिल करे, ठीक है। और इसी तरह से डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ गया टिस्को का। दैट मीन्स यहाँ पर यही कहते हैं कि सबसे बड़ा बलवान समय होते हैं, समय से अलावा और कुछ भी बलवान हो नहीं सकता। जैसे कि अभी तो थोड़ा वक्त है उनको आजमाने दो, अभी तो थोड़ा वक्त है उनको आजमाने दो, रो रो कर पुकारेंगे हमें हमारा वक्त तो आने दो, रो रो कर पुकारेंगे हमें हमारा वक्त तो आने दो। दैट मीन्स ऐसा ही हुआ इंडिया का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। पहले ब्रिटिश लोग इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री को सप्रेस करना चाहते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऐसा बना दिया कि ब्रिटिश लोगों को रो रो कर पुकारना पड़ा, रो रो कर बोलना पड़ा इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री टिस्को को कि हम लोगों के लिए भी प्रोडक्ट सप्लाई करो, ठीक है। ओके, और इस तरह से हम लोग बात करते हैं जूट इंडस्ट्री का। तो जूट इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल का रिसरा जो है एक टाउन है, जो उस समय का कलकत्ता प्रेजेंट में कोलकाता, ठीक है, उसका बगल में एक रिसरा एक टाउन है, वहां पर जूट इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। और जूट प्रोडक्शन का अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड में इंडिया ही नंबर 1 था पार्टीशन से पहले। और जैसे ही इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गए तो इंडिया का 2/3 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बांग्लादेश का पार्ट बन गया। तो प्रेजेंट में बांग्लादेश बहुत लार्ज स्केल में जूट प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद इंडिया। और इसी तरह से शुगर मिल का बात करते हैं, ब्राजील नंबर 1 है शुगर प्रोडक्शन में। तो उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया का उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया में
इंडिया का 60% शुगर मिल उत्तर प्रदेश और बिहार एरिया में है। और प्रेजेंट डे में अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में बहुत लार्ज स्केल में शुगर मिल्स वगैरह भी प्रेजेंट में सेटअप हो रहा है। इसी तरह से प्लांटेशन इंडस्ट्री मीन्स टी, कॉफी हो, ठीक है, बनाना हो, तो ये सभी को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन इंडस्ट्री। और टी का जो प्रोडक्शन जनरली ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वेस्ट बंगाल में, असम में, ठीक है। और कॉफ़ी का प्रोडक्शन अभी भी इंडिया का 3 स्टेट में ही होता है, वो है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और वहाँ पर जनरली ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कॉफ़ी प्रोडक्शन भी, ठीक है। इन अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उस समय थोड़ा हम लोग झांक के देखते हैं दूसरे कंट्रीज में, दैट मीन्स इंडिया से बाहर क्या हो रहा था। जापान का अगर बात करेंगे, जापान में उस समय जो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का पूरा फोकस था जापान को एक इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने का। और इंडिया में ब्रिटिश का रूल था और ब्रिटिश का पूरा फोकस था किस तरह से इंडिया को हम लोग एक्सप्लॉइट करें, इंडिया का रॉ मटेरियल किस तरह से एक्सप्लॉइट करें। तो इसीलिए इंडिया इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं बन पाए और जापान जो है प्रेजेंट डे में छोटा है किंतु बड़ा धमाका करता है जापान। दैट मीन्स जापान जो है एशिया में लीडिंग रोल प्ले करता है क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का पॉलिसी जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति पॉजिटिव। अब केस स्टडी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा हम लोग देखते हैं, जो छूटा था वहाँ पर केस स्टडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। जैसे कि यहाँ पर मसलिन, MUSLIN, मोसूल एक टाउन है इराक में, एक सिटी है इराक में, ठीक है। तो इराक में एक सिटी है और ब्रिटिश लोगों ने फर्स्ट टाइम इंडियन टेक्सटाइल देखा ही था वहाँ पर। मोसूल इराक का एक सिटी में ये लोगों ने फर्स्ट टाइम इंडियन टेक्सटाइल देखे और उन्हीं लोगों ने इंडियन टेक्सटाइल को वहाँ पर नाम रखा मसलिन बोल करके, MUSLIN, ठीक है। इस तरह से ये नाम पड़ा इंडियन टेक्सटाइल का। दूसरा कैलिको जो है, पोर्टुगीज लोग फर्स्ट टाइम इंडिया का कैलिकट रीजन में आए थे और वहाँ पर इन्हीं लोगों ने इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल जो है इसको नाम दिया कैलिको, ठीक है। और बाद में जो इंडिया से जितना भी टेक्सटाइल इंडिया से अब्रोड जाते थे तो सभी को इस तरह से नाम पड़ा कैलिको बोल करके ही ये नाम पॉपुलर बना। और इसीलिए तो ब्रिटिश ने बाद में जाकर के इंडियन टेक्सटाइल को ब्रिटेन का मार्केट में प्रिवेंट करने के लिए, वहाँ पर रोकने के लिए एक कैलिको एक्ट भी पास कराया था, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और चैप्टर इतना क्या पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट है। तो next day we will discuss next topic. Okay, thank you, take care. Craft and Industries Chapter 7 History Class 8 Question Answer. A multiple choice question. First, during the Mughal period, production houses were known as, directly answer कारखाना है, ठीक है। So option B. The first dash was established by, तो ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कॉटन मिल आ जाएगा बी का। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से, प्रोडक्शन यूनिट्स वर लोकेटेड इन द हाउसेस इन डैश डैश डैश, डोमेस्टिक सिस्टम है वो। फर्स्ट इंग्लिश शिप रीच सूरत ऑन 1608 है। इन डैश 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 the British Parliament passed the Calico Act 1724 dash dash established the Tata Iron Steel Company at, तो फर्स्ट यहाँ जमशेद जी टाटा होगा, उसके बाद एट के बाद लास्ट में साक्षी जमशेदपुर। ट्रू एंड फॉल्स, एम्पेरर अकबर ग्रांटेड परमिशन टू द ब्रिटिश टू सेट अप फैक्ट्री एट सूरत, ये जहांगीर ने दिए थे तो फॉल्स होगा। मुगल इंडिया इम्पोर्टेड हाई क्वालिटी फिनिश गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, हम इंपोर्ट क्यों करेंगे, हम लोग तो एक्सपोर्ट करते थे। मुगल पीरियड में भी मुगल लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट नहीं, तो फॉल्स। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द लेट 18th century, ट्रू। टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज द कैलिको एक्ट वाज पास्ड, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था ये।
ब्रिटिश लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो ठीक है, फॉल्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड हैंडलूम होगा। ठीक है, इंडिया से जो टेक्सटाइल इंग्लैंड में जाता था उस पर टैक्स लगाया था। बंगाल कोल कंपनी वॉज एस्टाब्लिश इन 1843 होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट वाज द डोमेस्टिक सिस्टम? डोमेस्टिक सिस्टम वो था जिसमें प्रोडक्शन होता था घर घर में और मर्चेंट रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। ठीक है, और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट जो होते थे, दैट मीन्स जो सामान बन के तैयार होता था, वो फिर मर्चेंट उन लोगों से कलेक्ट करके मार्केट में बिक्री करते थे। यही था डोमेस्टिक सिस्टम। हाउ वॉज इंडियन टेक्सटाइल क्लासिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड? व्यापार के लिए जो इंडिया का जो टेक्सटाइल जो है, इसको किस तरह से डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था? तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के लिए इंडियन का टेक्सटाइल को डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया था। दैट मीन्स डिफरेंट वेराइटी का कॉटन का टेक्सटाइल होते थे, जैसे कि स्ट्रिप एंड चेक्ड कॉटन, प्लेन वाइट कॉटन होगा, प्लेन डाइट कॉटन हो गया, चिंच हो गया, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ हो गया, सिल्क गुच्छ हो गया, इस तरह से। वाई वॉज सिटीज लाइक मुर्शिदाबाद एंड ढाका डीपॉपुलेटेड आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश? ब्रिटिश का अराइवल का बाद किस तरह से डीपॉपुलेटेड हुआ? तो ब्रिटिश लोगों ने मशीन में टेक्सटाइल को इंपोर्ट किया इंग्लैंड से इंडिया में, जो सस्ता भी था। ठीक है, इसीलिए मुर्शिदाबाद जो एरिया है और भी बहुत सारा इस तरह का इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का सेंटर जो था वो डिक्लाइन हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट्स जो हो गया उसका डिमांड घट गया। और पीपल इन्वॉल्व इन द क्राफ्ट एक्टिविटी, और जो लोग क्राफ्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वो लोगों का भी जॉब चला गया। ठीक है, क्योंकि डिमांड घट गया तो प्रोडक्शन का वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, कम प्रोडक्शन ही वहाँ पर होने लगे, तो इन लोगों का जॉब भी चला गया। इसीलिए ये लोग अपना एग्रीकल्चरल फील्ड पर फिर से वापस लौट आए। हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रूव टू बी एडवांटेजेस फॉर इंडियन स्टील इंडस्ट्री? इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक एडवांटेज, दैट मीन्स एक अच्छा ये अपॉर्चुनिटी लाया, जिसके कारण डोमेस्टिक इंडिया, दैट मीन्स डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ गया आयरन स्टील का। दैट मीन्स इंडिया में भी आयरन स्टील का डिमांड बढ़ गया जो इंडिया में बनता है। और इसी तरह से ब्रिटिश लोगों ने भी आयरन एंड स्टील का डिमांड करने लगे, क्योंकि ये लोग रेलवे लाइंस वगैरह सेटअप कर रहे थे वहाँ के लिए। लॉन्ग आंसर, डिस्कस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में शुरू होती है। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ पर जनरली न्यू इन्वेंटेड मशीन्स का यूज़ हुआ है और प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होने लगे हैं। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को अगर देखेंगे तो ये ब्रिटेन जैसे कंट्री के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाया, बट इंडिया जैसे कंट्री के लिए एक कर्स साबित हुआ, दैट मीन्स श्राप साबित हुआ। और मेनली ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में यहाँ पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्री को जो कंट्रोल करते थे तो कैपिटलिस्ट लोग, दैट मीन्स जिनका पास पैसा होगा उन पास मशीन होगा, बड़ा बड़ा प्रोडक्शन कर पाएंगे, यही बात है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज? ब्रिटिश पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या रहेगा इंडियन इंडस्ट्रीज पर? तो इंडियन इंडस्ट्री डिक्लाइन हुआ ड्रास्टिकली और बहुत सारा इंडियन इंडस्ट्रीज वगैरह शट डाउन करना पड़ा, बंद करना पड़ा। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो था इसको भी कंपटीशन फेस करना पड़ा। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो हैंडमेड होता था, इसीलिए कम्पीट करना पड़ा इन लोगों को, बहुत टफ कंपटीशन था। जो मशीन मेड जो प्रोडक्ट जो था तो चीप था, इसीलिए इंडियन इंडस्ट्रीज जो थे बिगिनिंग में तो ये लोग हम लोग एक्सपोर्टर थे, दैट मीन्स फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर थे। अब हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल का सप्लायर बने और फिनिश प्रोडक्ट जो है हम लोग इंपोर्ट करने लगे। डिस्कस कंडीशंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश का आने से पहले इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंडीशन कैसा था? डेफिनेटली अच्छा था, सुंदर था। जैसे कि बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कंसिडर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन एंड टेक्सटाइल।
तो ब्रिटिश का आने से पहले इंडिया का जो टेक्सटाइल जो था वर्ल्ड में इसका डिमांड था। हम लोग लार्जेस्ट रॉ कॉटन का सप्लायर भी थे, दैट मीन्स एक्सपोर्टर भी थे और टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर भी थे। ठीक है, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स लाइक मुर्शिदाबाद, ढाका प्रोड्यूस वर्ल्ड फेमस फैब्रिक, बहुत दैट मीन्स वर्ल्ड फेमस टेक्स कपड़ा वगैरह हम लोग यहाँ बनाते थे। और इंडियन टेक्सटाइल जो है ये हैवी डिमांड में था वर्ल्ड का डिफरेंट कंट्रीज़ में। और ट्रेडिंग के लिए इंडिया का डिफरेंट जो टेक्सटाइल जो है इसको डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया था, जैसे कि आपका वाइट कॉटन, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, सिल्क, गुच एक्सेट्रा। हाउ डिड द कमिंग ऑफ ब्रिटिश अफेक्ट द आयरन स्मिथ? आयरन स्मिथ दैट मीन्स आयरन का काम करने वाले लोग, आयरन का डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग, स्टील बनाने वाले लोगों का कंडीशन में क्या चेंजेस आया ब्रिटिश का रूल का टाइम में। ठीक है, आयरन स्मिथ हैड टू पे हाई टैक्स, इन लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा, तो इसीलिए ये लोग ये प्रोफेशन ही छोड़ दिए बहुतों ने। और बहुत सारा आयरन स्मिथ जो है ये लोग टाउन की तरफ चले गए, कुछ जॉब तो मिले। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट जो पास किया ब्रिटिश लोगों ने, फॉरेस्ट एक्ट पास करने के बाद ये लोगों ने फॉरेस्ट में एंटर करना पूरी तरह से मना कर दिए। तो ये जो आयरन स्मिथ जो है इन लोगों को चाहिए था, कोल चाहिए, ऊट चाहिए आयरन का डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये इन लोगों को नहीं मिला, तो ये बड़ा परेशानी हुआ। और आयरन स्टील प्रोडक्ट जो है ये इंपोर्ट भी करते थे इंग्लिश लोग बाहर से। ठीक है, इसीलिए भी यहाँ कंपटीशन फेस करना पड़ा इंडिया का आयरन स्मिथ को। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया का मॉडर्न आयरन स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ किस तरह से हुआ है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जमशेदजी टाटा और अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो थे, चार्ल्स फिफ्थ तो नहीं, यहाँ फिफ्थ हो गया है, चार्ल्स विल्ट हो गया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। कंडक्टेड सर्वे होगा ऑफ द छत्तीसगढ़ रीजन इन सर्च ऑफ एन आइडल लोकेशन फॉर आयरन स्टील इन प्लांट। दैट मीन जमशेदजी टाटा और एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो थे, सिर्फ चार्ल्स ही लिख दो। ठीक है, ये दोनों ने सर्वे किया छत्तीसगढ़ रीजन में। ठीक है, ताकि वहाँ पर एक अच्छा सा आयरन स्टील का प्लांट सेटअप कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर सौरभ हुआ है, तो सौरभ नहीं सर्च होगा। ठीक है, कंडक्टेड सर्वे होगा वहाँ पर। ठीक है, सौरभ जो लिखा है उसका जगह सर्वे होगा। और जमशेदजी टाटा ने सेटअप करते आयरन स्टील कंपनी, जिसको टिस्को का नाम से जानते, वो प्रेजेंट का साक्षी एक टाउन है जमशेदपुर में, वहाँ पर सेटअप किया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में टिस्को का जो सप्लाई जो है बहुत ही बढ़ गया, दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट जो है इसका डिमांड बढ़ गया और ये रेलवे लाइन्स वगैरह में भी अपना स्टील वगैरह सप्लाई करने लगे। और 20th सेंचुरी आते आते बिगिनिंग 20th सेंचुरी का, दैट मीन्स 20th सेंचुरी का बिगिनिंग में टिस्को जो है इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना ब्रिटिश एम्पायर में। हॉर्स में देखते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, तो ये खुद ही कर लेना। इमेजिन योर सेल्फ एज अ टेक्सटाइल वीवर इन द 19th सेंचुरी इंडिया। टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन द ब्रिटिश फैक्ट्रीज आर फ्लडिंग द मार्केट, हाउ वुड यू हैव एडजस्टेड एट द सिचुएशन। दैट मीन्स आप कल्पना करो कि आप 19th सेंचुरी में एक टेक्सटाइल वीवर है। ठीक है, कपड़ा बनाने वाले व्यक्ति है आप 19th सेंचुरी का। ठीक है, और टेक्सटाइल जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस होते थे, मैन्युफैक्चर होते थे, वो इंडिया का पूरा मार्केट में भरा हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट से लिखिएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग जैसा लगता है। इसी तरह से नंबर 2 में, डू यू थिंक सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज बाय इंडियंस हेल्प्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन रियलिटी। क्या आपको लगता है कि इंडियंस लोगों द्वारा जो फैक्ट्री सेटअप करवाया इसके कारण इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री होने में हेल्प हुआ है? तो यही पूछ रहा है। और गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, कारण बताओ। तो सही हम लोग लिख सकते हैं यस, ब्रिटिश डिडंट ट्राई टू सेटअप स्टील प्लांट इन इंडिया। ब्रिटिश लोगों ने तो इंडिया में स्टील प्लांट सेटअप करने का कोई प्लान ही नहीं किए। ये लोग ने सिर्फ यहाँ से रॉ मटेरियल लेके गए और फिनिश प्रोडक्ट हम लोगों को थोपते रहे, दैट मीन्स हम लोगों को बिक्री करते रहे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर कोई भी एक इंडियन फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हैं तो डेफिनेटली ये इंडियन फैक्ट्री सेटअप कर रहे तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, इंडिया को इंडस्ट्रियली डेवलप करने में हेल्प कराएगा। ठीक है, वैल्यू कॉर्नर में देखो, इंडस्ट्रीज आर एन इम्पोर्टेंट पॉइंटर टुवर्ड्स प्रोग्रेस। इंडस्ट्रीज जो है किसी भी कंट्री के प्रोग्रेस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
डू यू थिंक दिस प्रोग्रेस शुड बी लेफ्ट अनचेक्ड? क्या इस तरह का जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को रोकना नहीं चाहिए, आपको लगता है? तो इस पर रीजन दीजिए। यस, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज जो है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन होता है, इसीलिए किसी भी कंट्री का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह से ग्रो करने का चांस देना चाहिए, ताकि ये बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्रिएट करते रहे और इंडस्ट्रीज रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा तो हमारा कंट्री का जीडीपी भी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू, दिस मच, क्वेश्चन आंसर खत्म। बाय बाय, टेक केयर, मस्ती।